वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 168 है। ठीक है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल के टेस्ट में हो गया था। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 प्रश्न तक हमने कवर कर लिए थे। इसमें आ जाइए 31 to 50 तक। ठीक है, और इसका जो हेडिंग है वो है राजनीतिक प्रणाली और संघवाद पे प्रश्न होंगे, ये 20 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, इसमें करेक्ट होगा। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति की रिमूवल प्रोसेस है उसमें कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें भाग नहीं लेते, तो गलत है पहला वाला। दूसरा बोल रहा है राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये ठीक है। ठीक है, राज्यसभाओं के तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और लोकसभा और राज्यसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही। तो दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट है, पहला वाला जहाँ पर है उसको हटा दीजिए। चूँकि दूसरा वाला करेक्ट है तो डी भी कट जाएगा। और एक और चीज़, इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज़ आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो अनुच्छेद है 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के केवल निर्वाचित सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। ठीक है, हालांकि ये जो मनोनीत सदस्य है ना, नॉमिनेटेड मेंबर, ये जो उसकी रिमूवल प्रोसेस होती है, यानी जो महाभियोग होता है राष्ट्रपति के ऊपर, उसमें ये भाग लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि मनोनयन भी तो उनका राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, 32वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति बनना है तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ये उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा। तो यहाँ ये गलत हो गया। बाकी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, करेक्ट है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता राष्ट्रपति के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गवर्नर के ऊपर, यानी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संबंध में कौन सा इनकरेक्ट है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादोपयंत्र पद धारण करता है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में स्पष्ट उल्लेख और आधार दिया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है, जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति से अधिक विस्तृत हैं क्या। पहली बात तो एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल उसको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक बात है। जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसादोपयंत्र पद धारण करते हैं, ये भी ठीक है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख या आधार नहीं दिया गया है, यही गलत है। और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति से विस्तृत हैं, ठीक है। तो जो गलत बात है यहाँ पर वो सी वाला स्टेटमेंट है, तो सी ही आंसर होगा। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति के प्रसादोपयंत्र है। तो संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने के आधार या प्रक्रिया का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विस्तृत और स्पष्ट हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की विशेष शक्ति दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई स्पष्ट संवैधानिक शक्तियाँ नहीं है, याद रखना। और PCS की कई बार परीक्षा में
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां पूछी भी गई हैं स्टेटमेंट बनाकर। ठीक है, जैसे कि एक विवेकाधीन शक्ति है कि वो किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए रख सकता है, तो उसकी ये विवेकाधीन शक्ति है, किसी से पूछेगा नहीं वो। बाकी जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है वो उसकी विवेकाधीन शक्ति है या नहीं, वो नहीं है, वो सलाह पर करता है। देखिए, संसद में शून्यकाल यानी 0 आवर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। संविधान में लिखित एक औपचारिक प्रक्रिया है। शून्यकाल संविधान में लिखित एक औपचारिक प्रक्रिया है क्या? यह प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है। इसमें प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इसमें केवल सरकार ही विधेयक पेश कर सकती है। देखिए, पहली बात तो कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है, यह संविधान में लिखित प्रक्रिया नहीं है। हाँ, संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन तो है, शून्यकाल 0 आवर बोलते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है, ये ठीक है। पहले होता तो ये भी गलत हो जाता। इसमें केवल सरकारी विधेयक पेश कर सकती है, ये गलत है। तो जो सही है अपना बी। देखिए, शून्यकाल यानी 0 आवर भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 से चला आ रहा है। यह प्रश्नकाल के ठीक तुरंत बाद शुरू होता है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं। नियम पुस्तिका में इसके नाम का उल्लेख है ही नहीं। प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल का समय केवल सांसदों द्वारा मंत्रियों से सरकार की नीति और प्रशासनिक कार्यों पर मौखिक या लिखित प्रश्न पूछने और उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए निर्धारित होता है। तो ये शून्यकाल हो गया और ये प्रश्नकाल हो गया, दोनों डिफाइन हो गए। अब आ जाइए 35वां प्रश्न। भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है दूसरा वाला, पहला ही सही है केवल। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। दो बातें, क्योंकि पहला, यह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है जैसा अमेरिका है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब आ जाइए अनुच्छेद 356 क्या है इसमें है राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्टेट इमरजेंसी भी इसको बोलते हैं। देखिए, यह राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा की संसद द्वारा 2 महीने के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। इसे एक बार में संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर अधिकतम 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद कोई विस्तार संभव नहीं है। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए स्टेट में, ठीक है, स्टेट की जो कार्यकारी प्रणाली है वो संविधान के अनुरूप अगर ना चले तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की संसद द्वारा 2 महीने के भीतर स्वीकृति आवश्यक है, ये भी ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और इसे एक बार में संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 साल नहीं। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, केवल पहला और दूसरा ए है इसका आंसर। ठीक है, कथन 1 और 2 ही सही हैं, तीसरा वाला जो सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन संसद की स्वीकृति से हर 6 महीने पर, ठीक है, संसद की स्वीकृति से हर 6 महीने पर अनुमोदित करके अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। शुरुआती अवधि देखें तो राष्ट्रपति शासन पहली बार में 6 महीने के लिए लागू होता है। संसदीय मंजूरी की बात करें तो इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति हर 6 महीने पर जरूरी होती है। ठीक है, और यही तो स्टेटमेंट था पहला वाला। नहीं, पहला तो था संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और राष्ट्रपति शासन की घोषणा की संसद द्वारा 2 महीने के भीतर स्वीकृति।
ठीक है। और 1 वर्ष से अधिक का विस्तार की बात करें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार 1 साल के बाद इसे तभी बढ़ाया जा सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है। ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद द्वारा 2 महीने के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है। तो स्वीकृति जो है वो 2 महीने के भीतर, जो स्टार्टिंग शुरुआती फेज है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति हर 6 महीने पर जरूरी है, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये लोकसभा स्पीकर का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा स्पीकर। तो अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो उस पर जो लोकसभा स्पीकर है उसका निर्णय अंतिम होता है। वित्त मंत्री भी आएगा, राष्ट्रपति भी आएंगे ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। केंद्र राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 249 में लिखा है क्या? ऐसा कानून अनिश्चित काल तक लागू रहता है क्या? अनिश्चित काल तक तो कुछ भी नहीं, केवल पहला वाला ही करेक्ट है, दूसरा वाला जो है वो गलत है, तो केवल पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। ठीक है। यद्यपि राज्यसभा इसे बार बार आगे बढ़ा सकती है। 39वें नंबर का प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग। इसे राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुलाया जाता है, 108 में लिखा है अनुच्छेद में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और संयुक्त बैठक का प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है। देखिए किसी विधेयक पर वो साधारण विधेयक ही होगा तभी जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत ये बुलाई जाती है। जब वो बैठक आ जाती है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। संयुक्त बैठक का जो प्रस्ताव है वो साधारण बहुमत से ही पारित होता है, याद रखना, विशेष बहुमत से नहीं। और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जो संयुक्त बैठक है, जॉइंट सिटिंग है, वो नहीं बुलाई जा सकती। केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए बुलाई जा सकती है। तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए जो जॉइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। केवल जो साधारण विधेयक हैं और वित्त विधेयक हैं उनके गतिरोध में ही ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा राज्यसभा की। 40वें नंबर का प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संबंध में 3 स्टेटमेंट। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होने तक अपना पद धारण करता है। पद से हटने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होता। कौन सा सही है इन तीनों में से? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अनुच्छेद 148 में प्रावधान है सीएजी का, संवैधानिक पद है ये, और तीनों के तीनों कथन इससे रिलेटेड सही हैं। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए जो संसद है वो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से या बिना किसी राज्य की सहमति से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा जा चुका है और इसका उत्तर जो है वो है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, डी है इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू कराना है। संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद यानी हमारी पार्लियामेंट को या भारत की पार्लियामेंट को किसी अन्य देश के साथ संधि या करार को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर राज्यों की सहमति के बिना भी कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ भी कर देंगे, 80 कर देंगे, 100 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, यहाँ पर सी है इसका आंसर। देखिए, चूंकि सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है लोकसभा, इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में 50 सदस्यों के समर्थन से पेश किया जाता है। पारित होने पर पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अब आ जाइए संसदीय विशेषाधिकारों यानी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनके संबंध में 3 स्टेटमेंट। संसद के किसी सत्र के दौरान शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी सदस्य को दीवानी यानी सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट है। यह छूट आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों या निवारक निरोध पर भी लागू होती है। संसद के भीतर बोली गई किसी बात के लिए न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। बहस तो होती रहती है, आप देखते होंगे न्यूज़ में भी, संसद टीवी पर भी। बिल्कुल ये तीसरा वाला सही है, कोई कार्यवाही नहीं है उसके अंदर, कुछ भी करे। ठीक है, और दीवानी मामलों में इनको छूट है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में कैसे छूट मिल जाएगी इनको। पहला और तीसरा वाला सही है केवल, और जहाँ जहाँ दो है उसको कर दीजिए एलिमिनेट, आंसर पूरा मिल जाएगा। सत्य पूछा 1 और 3 सही, सी। देखिए, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को और अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। दीवानी मामलों में 40 दिन की छूट इनको मिलती है, परंतु आपराधिक मामलों में यह संरक्षण नहीं मिलता इनका। 44वें नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। भारत में बहुदलीय प्रणाली विद्यमान है, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम विद्यमान है। किसी दल को राजनीतिक दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है, और भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। इसमें लिखा है गलत है, डी आंसर। देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी निर्दलीय नागरिक यानी बिना किसी पार्टी का नागरिक जो संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है इस चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है, बल्कि वह लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य चुने जाने का योग्य और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा एक सही है। 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। क्या नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या नीति आयोग एक वैधानिक यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है। क्या नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी। क्या नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं कार्यकारी निकाय है। देखिए, नीति आयोग ना तो संवैधानिक है ना वैधानिक है, इसको याद रखना। और ये योजना आयोग भी था, योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था 2015 में, 14 में नहीं। बिल्कुल एक एग्जीक्यूटिव है ये, कार्यकारी और गैर संवैधानिक निकाय है, सी है इसका आंसर। संसद के आदेश से बना है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा बनाया गया था। ये तो गैर संवैधानिक वे संविधानेतर सलाहकारी थिंक टैंक है ये। ठीक है, कार्यकारी है ये, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन।
46वें नंबर का प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में दो कथन है यहाँ पर। इसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बने। क्या इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल है, आर्टिकल 263 में है तो हो गई। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, ठीक बात। अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री, ये भी ठीक है। और इसके सदस्य होते हैं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। ठीक है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में गठित अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य इसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। 47वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन। प्रश्न इस पे बनते रहते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में विचार करना है। 3 कथन है यहाँ पर। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अर्ध संवैधानिक निकाय है, अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही, अर्ध न्यायिक भी है ये। ठीक है। और राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन करते हैं। क्या वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं? क्या कौन सा सही है? वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, सलाहकारी है ये, एडवाइजरी। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला जो है गलत है, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, एडवाइजरी। सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है, राज्यसभा के विशेषाधिकारों के संदर्भ में गलत कथन है, यानी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव कर सकती है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये आर्टिकल याद रखना है, इसका बहुत पूछते हैं। और राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल अपने सदन में ही शुरू कर सकती है प्रस्ताव। और धन विधेयक में संशोधन करने या उसे अस्वीकृत करने का अधिकार राज्यसभा को लोकसभा के समान ही प्राप्त है। देखिए, ये बात गलत है। मनी बिल के ऊपर, धन विधेयक के ऊपर जो पूरी शक्ति है वो केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है कुछ भी। तो राज्यसभा धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही उसे खारिज कर सकती है। वह केवल 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ इसे लौटा सकती है, जिसे मानना या ना मानना लोकसभा के पास, लोकसभा का मन माने या ना माने। अब आ जाइए 49वां प्रश्न। 50 प्रश्न तक इसमें कवर करेंगे हम। राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति के संबंध में प्रश्न है। सही कथन चुनना है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करना, यानी 3 गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा इसमें। तो राष्ट्रपति की एक स्वयं विवेकाधीन शक्ति है अध्यादेश जारी करना। क्या राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करना उसकी स्वविवेक की शक्ति है? नहीं, नहीं है स्वविवेक की शक्ति। अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक या दोनों सत्र में ना हो। ठीक है, ना हो, ये ठीक है। अध्यादेश द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अध्यादेश को संसद की पुनर्स्थापना की तिथि से 6 महीने के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। 6 सप्ताह है, 6 महीना नहीं है। तो याद रखना है, बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे अध्यादेश रिलेटेड। तो राज्य में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और शायद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मंत्रिमंडल की सलाह लेगा इसमें, राष्ट्रपति लेगा केंद्र में और राज्यपाल लेगा स्टेट में। ठीक है। संसद का सत्र ना चलने पर यह जारी होता है, या तो दोनों ना चल रहे हो या कोई एक ना चल रहा हो। और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह है, ना कि 6 महीना, उसके भीतर संसद द्वारा स्वीकृत होने पर समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है। तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह है, 6 महीना नहीं है। अब आ जाइए 50वां प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के ऊपर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो।
महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, साथ ही मतदान करने का भी अधिकार होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दूसरे स्टेटमेंट में जो लिखी है। ठीक है, महान्यायवादी जो है वो संसद के दोनों सदनों में या संसद के जो सदन है उनकी समितियों में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता वो कहीं पर भी। तो ये मतदान वाली जो लाइन है यही घुसाते हैं स्टेटमेंट में और वही गलत होती है, उसी की वजह से कटता है, केवल पहले ही सही है। तो अनुच्छेद 88 के तहत जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है बैठकों में, परंतु अनुच्छेद 88 स्पष्ट करता है कि उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है अटॉर्नी जनरल के पास। तो 31 से 50 तक हो गए, अब 51 से लेकर 65 तक नेक्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे, आज ही कवर कर देंगे इसको। और उसमें हम कवर करेंगे पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न। तो ये 100 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, PDF सीरीज से जुड़ जाना।